नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट, गाय को लेकर राजनीति की हकीकत और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में हो रहा है बड़ा खेल। और बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी खेल हो गया है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन टूट गया है और एक बार फिर नीतीश और बीजेपी का मेल होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार में कल नई सरकार का गठन होगा। आज रात तक बीजेपी का समर्थन पत्र मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच जाएगा। कल 12 बजे तक नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और कल शाम ही नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। सियासी हलचल के बीच पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। पटना में आरजेडी की बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को हमेशा सम्मान उन्होंने किया है, लेकिन बिहार में खेल होना भी बाकी है। पटना में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक हुई। जेडीयू विधायक दल की बैठक कल सुबह होगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का अपना दौरा भी रद्द कर दिया है। जो चल रहा है, हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हों। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा, उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचारियों का पार्टी है, ये जो परिवारवाद का पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए लड़ने वाली पार्टी है। जनता का जो समस्या है उससे ये आरजेडी और कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। ये परम भ्रष्ट और परिवारवाद का पार्टी है। स्वयं नीतीश कुमार दुखी है। ये तो हम पहले भी बोला था कि ये फोटोशूट है और कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसको कुछ नेगेटिव अप्रोच से ही गठबंधन रचाने का कोशिश हुआ था। तो बहुत कुछ हो रहा है सियासी गलियारों में और बहुत कुछ कहा भी जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये खुद नीतीश कुमार ही जानते हैं कि आखिर वो किसके साथ है और क्या है नीतीश कुमार का एनिग्मा, उनकी मिस्ट्री। इसी को समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह इस वक्त मौजूद है। संजय, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, ये एनिग्मा है, क्या है? इनके लिए हर किसी के दरवाजे खुले रहते हैं, मुख्यमंत्री वही रहते हैं, लेकिन बस बाकी लोग म्यूजिकल चेयर खेलते रहते हैं। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। नीतीश कुमार देखिए, वो मुख्यमंत्री लगातार बने रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं। थोड़ा इसके तह में जाना कि नीतीश कुमार एक समय में समता पार्टी के एक प्रमुख नेता थे और बीजेपी में वहां बिहार में लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था। वो लालू के साथ भी शुरू में थे। जिस समय पहली बार बीजेपी एक सशक्त रूप से चुनाव लड़ रही थी, तो बीजेपी उस समय समता पार्टी एक छोटी पार्टी हुआ करती थी, एक छोटी सहयोगी, बिहार में भी और झारखंड में भी उस समय वो छोटी सहयोगी होती थी। उस समय एल.के. आडवाणी ने अपनी तरफ से प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, इन दोनों से बात करके अपनी तरफ से यूनिलैटरली उनके मुख्यमंत्री का दावेदार कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था, जिसको लेकर के बीजेपी में भी लोकल लेवल पे काफी ज्यादा उसमें एक आक्रोश का भाव था और बाहर जेडीयू में भी, लेकिन उनको समझा लिया गया। जेडीयू में मतलब कुछ लोग, दिग्विजय सिंह जो अब नहीं है, जॉर्ज फर्नांडिस को बड़ा सरप्राइज था कि बीजेपी ने अपने आप कैसे कर दिया। अब एक नीतीश कुमार की एक एडमिनिस्ट्रेटर की छवि और दूसरी छवि की नीतीश कुमार मतलब करप्ट नहीं है, ये दोनों चीज मिलाकर के, और तीसरा वो ओबीसी कम्युनिटी से आता है, ये तीनों मिलाकर के उनके लिए एक यूएसपी जैसा बिहार की राजनीति में हो गया। क्योंकि एक तरफ आपके पास लालू यादव थे और दूसरी तरफ नीतीश कुमार थे। बिहार बीजेपी में कोई ऐसा सक्षम नेता खड़ा नहीं हो पाया जो नीतीश कुमार के सामने अपना बराबरी का कोई कद। नीतीश कुमार को उसका लगातार फायदा, मतलब नीतीश कुमार सुशासन बाबू से लेकर के और अब की स्थिति आप देख रही हैं कि क्या है।
तो इसके कारण वो नीतीश कुमार जब होता है, शुरू में उन्होंने बीजेपी से काफी बार्गेन किया, बड़ी पार्टी वहां हो गए, बराबर की हो गए, मुख्यमंत्री भी बने रहे। इस बार भी देखिए नंबर 3 की पार्टी हुए, स्ट्राइक रेट उनका लगातार बीजेपी से लो है, फिर भी मुख्यमंत्री है। और कल भी जब मान लीजिए किसी तरह का हेर फेर होगा तो फिर से वो मुख्यमंत्री रहेंगे और फिर दूसरे लोग बाहर चले जाएंगे। एक उनकी जो मंशा थी जिसके कारण वो बीजेपी से बार बार अलग हुए हैं, चाहे वो 2013 में हो, उसके बाद फिर वो फिर मतलब इधर उधर वो जी। पलटी से पलटूराम हो गए। वो उनकी मंशा ये थी कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार बने और हम प्रधानमंत्री कभी बन पाए। मुख्यमंत्री तो थे ही, मुख्यमंत्री आज भी हैं, कल भी रहेंगे, तो क्यों ये बार बार पाला बदलते हैं? ताकि उनको लग रहा था कि ऑल्टरनेट फॉर्मेशन में हम शायद, जिस तरह से उन्होंने इधर अपना व्यू रचना करी थी, लेकिन हम्म। कांग्रेस का दांव मतलब उनपे ज्यादा भारी पड़ा। बाकी मुख्यमंत्री, अगर वो नरेंद्र मोदी को एक समय में एक प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं हुए, तो ममता बनर्जी या बाकी लोग नीतीश कुमार का वो प्रोजेक्शन कैसे बर्दाश्त करते हैं? क्योंकि ममता जी, बनर्जी के तो लेकिन अपने जो बूते पे संजय जो 22 आप है। बात कर रहे हैं, संजय जी जो आप बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक परफेक्ट एग्जाम्पल उदाहरण है कि उनका ना कोई परमानेंट विरोधी है और ना ही उनका कोई परमानेंट साथी। ये एक बहुत जो कहते हैं ना, जो चतुर राजनीतिकार है वो ये कर सकता है, लेकिन अगर नीतीश कुमार को छोड़ दे तो ये मजबूरी ये कांग्रेस की चाहे कह लीजिए, बीजेपी की चाहे कह लीजिए, या फिर अब एक लालू यादव को छोड़ दें तो आरजेडी की भी, कि वो अपने बूते पर कोई बड़ा नेता उनके सामने खड़ा नहीं कर पाई है। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में सभी जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो या बीजेपी हो, उन सबसे अगर पूछेगा तो वो जो ठग्गू के लड्डू का कैच लाइन है कि ऐसा कोई ठग सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, वो गाना भी कहीं वो था, वो सबको पता है। वो चाहे उनके पार्टी के अंदर, पुरानी पार्टी के अंदर मेंटोर हो, जनता दल यू जब बनी उसके अंदर हो, हम्म। या बाकी कोई भी पार्टियां, उसके बावजूद भी ये जो है एक हमेशा ये एक डिस्कशन का विषय होगा कि नीतीश कुमार इतना सब कुछ जानने के बाद कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, और एक बार नहीं बार बार ठगा, और उसके हम्म। बाद भी लोग उनके साथ खड़े होते हैं। उसका मूल जो है, मूल स्वरूप एक चीज है जिसपे कि आने वाले समय में उनकी क्रेडिबिलिटी प्रदेश में डिमिनिश। देखिए सिक्का कहाँ थे वो नंबर 3 की पार्टी पे आके, उसके बाद अंदर की स्थिति ठीक नहीं है। बहुत सारी और भी बातें बिहार में नीतीश कुमार के बारे में होती हैं। तो अभी कैसे की स्थिति ये, नीतीश कुमार, संजय जी कैसे भरोसा जीत लेते? ठगा था बीजेपी को, अब बीजेपी के साथ हैं, साथ छोड़ दिया आरजेडी का, तो भरोसा कैसे इतनी आसानी से वो जीत लेते हैं? इसका एक कारण ये भी है कि ये माना जाता है कि नीतीश कुमार के अपने लगभग 15% के आसपास उनका वोट का इन्फ्लुएंस है। तो जिसके साथ वो जाएंगे उसके साथ, मतलब दो बड़ी पार्टियां तो आप देख लीजिए 30 से 35% के बेस पे है, हम्म। आरजेडी एंड बीजेपी, जिनका बेस है। बीजेपी उससे थोड़ा और आगे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जाएंगे, पिछले या उसके पहले के 14 के, तो उसमें काफी बड़ा कैपिटल है। इस बार का जो फोकस है मुझे लगता है बीजेपी का, कि बाकी कोई भी, एक तो साइकोलॉजिकल कि इंडिया अलायंस पूरी तरह से तहस नहस हो गई, और इंडिया अलायंस के जो सबसे बड़े पुरोधा थे, जो पटना में आपको याद होगा आम वाम बांटे थे चाहते हुए लोगों को कि मुंह मीठा करे, राहुल जी की शादी की भी बात करे थे, सिलाओ खाजा वाजा खिलाए थे, वो मुंह मीठा जिन्होंने जी। किया उन्होंने ही खटास डाल दी मुंह में। मतलब तो ये वाला भाव एक लेकर के आना है। दूसरे है कि पूरी तरह से ये मैक्सिमाइज कर देना है कि इनके मतलब कोई इंडिया अलायंस या कोई विरोध में बचा नहीं। वो जो नीतीश कुमार का मतलब 10 से 15 12 15 16% का जो वोट है, 12 से 16 का मान लीजिए, आप रख लीजिए, वो हम्म। वोट जहां जाएगा वहां एक एडिशनल वो कैपिटल का काम करेगा। बाकी हम्म। ये है कि नीतीश कुमार मतलब उनकी एक छवि है जो आजकल मतलब निश्चित रूप से वो डिप हुई है। डिप होने के बाद भी अगर आप थोड़ा वोट परसेंटेज हटा दीजिएगा, तब भी एक मतलब फोर्स मल्टीप्लायर का काम नीतीश कुमार कर जाते हैं। करते हैं, आयरनी जिसका ये है, फायदा ये दोनों पार्टियां देखती हैं, तो कभी इस ओर तो कभी उस ओर। तो ये बताइए कि अंदर की बात क्या है, अंदर खाने की बात क्या है, क्या खबर आप तक पहुंच रही है? सरकार कल बन रही है, नई सरकार नए गठबंधन के साथ, कल शपथ ग्रहण है, कुछ अंदाजा? देख करके तो अभी यही लग रहा है सामने से जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है, जो लोग देख नहीं सकते थे, नीतीश जी अश्विनी चौबे के साथ गलबैया करके वहां मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची हटा दी जा रही है। तो नीतीश कुमार, माइंड कीजिएगा, अभी
अपने डिप्टी सीएम, बीजेपी सीएम, डिप्टी सीएम के साथ जी। इस तरह का मंच साझा नहीं करते थे। लगातार तेजस्वी को लेके चलते थे, साथ में हर जगह मतलब चाचा भतीजा साथ होते थे। उनको बिल्कुल वो कर दिया। लालू जी के घर पे वो जो संक्रांति पे दही चूड़ा गए, 9 मिनट में खाया और निकल लिए, और लालू यादव उधर अपना हाथ सेकते रहे। लेकिन अब समस्या हो गई है, अब समस्या एक्चुअली, और नीतीश जी को कई बार उनको रिजाइन करने की जरूरत नहीं होती। वो बाकी सारे मंत्री को दूसरे पार्टी वाले को सैक कर देते हैं और फिर बिल्कुल। नया बना लेते हैं। तो जी। वो उनका गजब भी खेल तो है। इंटरेस्टिंग और भी होने चीज वाला है इस बार का संडे भी, हम सबके लिए नज़र रहेगी पटना की तरफ। बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए और हमें समझाने के लिए नीतीश एनिग्मा। शुक्रिया संजय सिंह। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गाय को लेकर हो रही मध्य प्रदेश की राजनीति की हकीकत। आप देख रहे हैं हमारा भारत। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए विधानसभा चुनावों से पहले गाय अहम मुद्दा थी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किसानों से गोबर खरीदने का ऐलान किया था। बीजेपी ऐलान के बावजूद खरीद नहीं पाई। हालांकि उसने ये कहा था कि गांवों के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए गौवंश विहार विकसित होंगे। कांग्रेस ने गायों के लिए आर्थिक मदद बढ़ाकर 20 से 40 रुपए करने का फैसला किया। वहीं बीजेपी ने बेहतर इलाज का वादा किया। मध्य प्रदेश की सियासत में गाय और गौशाला बड़ा मुद्दा है। देश में भी राजनीतिक तौर से गाय काफी अहम है। मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट बनी, गौ संवर्धन बोर्ड बना, लेकिन आलम यह है कि गायों के लिए मिलने वाला अनुदान महीनों की देरी से आता है। देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। भाई साहब मुझे 20 रुपए का पूला चाहिए। कैसे 20 रुपए में पूरा हो पाएगा? नहीं आ रहा। नहीं वैसे तो कम है। पहले तो मिलता ही नहीं था। गाय के लिए ये है सरकारी नाश्ता। कितने आ जाएंगे? 20 रुपए? 4 आएंगे। वैसे एक गाय को आपके हिसाब से कितने पूले लगते होंगे एक बार में? नहीं मतलब वैसे कितना खाती होंगी? क्या बताएंगे तो आप 100 भी डाल देंगे तो भी कम है। तो भी कम है। चलिए तो ये 20 रुपए का पूला, 1 2 3 4, तो ये मैंने 20 रुपए का चारा ख़रीदा है सरकार के हिसाब से। अब ये गौ माता का इसमें नाश्ता है, ये दोपहर का खाना है लंच, और ये रात का डिनर, और एक एक्स्ट्रा समझ लीजिए शाम का। चलिए उधर से खिला देते हैं। हम बस ये व्यवस्था दिखाने आए हैं कि सरकार के हिसाब से इस चारे में एक गाय का दिन भर का खाना हो जाता है। देखें उनका पेट भरता है नहीं। तो ये दिन का खाना मतलब नाश्ता पहला, ये दोपहर का खाना, ये हमारी तरफ से रात का खाना, और ये समझ लीजिए स्नैक्स। ये भोपाल शहर के बीचों बीच बनी मां गायत्री गौशाला है। गायत्री मंदिर परिसर में ही बनी है। लगभग 140 गौवंश यहाँ हैं। सरकार 20 रुपए प्रति गौवंश का अनुदान देती है। संचालक कहते हैं वो भी कई महीनों की देरी से आता है। तो सबके लिए अनुदान आता है? नहीं आ रहा। 20 रुपए रोज भी नहीं देते ना, कहाँ दे रहा? और वो कितने महीने की देरी से आ रहे हैं पैसे? वो तो 3-4 महीने से कम में नहीं आता। 3-4 महीने से? 3-4 महीने में एक बार। चूंकि गौशाला शहर के बीच है, इसलिए कई लोग यहाँ चारा खिलाने आ जाते हैं। कुछ धर्म के नाम पर, कोई कर्म के नाम पर, तो किसी को ग्रहों का चक्कर है। सब यही कहते हैं 20 रुपए में कुछ नहीं होता। त्रिलोकचंद अपना व्यवसाय करते हैं। देव कुमारी के अखबार में काम करती हैं। कहती हैं सरकार का काम अच्छा है। खुद मानती हैं वो सत्तारूढ़ दल की हिमायती हैं, लेकिन उन्हें भी लगता है 20 रुपए कम है। कम से कम कितने का आपके हिसाब से देना चाहिए अनुदान? अनुदान तो जब जितना दे उतना कम है सर। गाय गौ हमारी गौ माता है, गाय हमारी गौ माता है, और उनके लिए जो भी करे वो कम है सर। जी सर। पर 20 रुपए का तो पर्याप्त 20 रुपए का पर्याप्त एक वक्त के लिए भी पर्याप्त? एक वक्त के लिए भी पर्याप्त नहीं है सर। जैसे आपने तो 50 रुपए का खरीदा, तो आप समझ ही सकते होंगे कि 20 रुपए का कितना चारा मिलता है। तो आपको लगता है कि वो चारा एक गाय के लिए प्रतिदिन पर्याप्त होता है? नहीं वैसे तो कम है अगर सिर्फ मैं पैसों के अकॉर्डिंग सोचूं तो, पर वो हो सकता है और तरीके से वो करते हों। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर शहर के बाहर कोकता में महामृत्युंजय गौशाला है। खुद गौ संवर्धन बोर्ड ने यहाँ का पता बताया। यहाँ 600 से ज़्यादा गौवंश हैं। जख्मी निराश्रित गायों को प्रशासन यहाँ छोड़ जाता है। ज़्यादातर गायें दूध नहीं देती। गौशाला के अध्यक्ष गोविंद व्यास 20 साल से गौशाला चलाते हैं। 3 गौशालाएं जंगल में हैं।
कहते हैं एक गाय 60 से 70 रुपए का तो सिर्फ चारा खा जाती है। बैंक से रिटायर्ड हैं, अपनी पेंशन का पैसा भी गायों को पालने में लगाते हैं। गायों पर बात करते हुए अक्सर भावुक हो जाते हैं। कितने महीने की देरी हो जाती है लगभग? कई तो बता रहे हैं कि 5-5, 6-6 महीने। 6-6, 7-7 महीने की हो जाती, कभी 3-3 महीने में मिलना चाहिए काम कायदे से। हर तीसरे महीने दे दें तो थोड़ा मदद मिलती रहती है। ये वो गाय रहती हैं जिनको दूध छुटा जाता है तो लोग खिलाते नहीं हैं। माँ बाप को नहीं खिलाएं, गाय को तो खिलाएंगे। आज की डेट में भूसा 700 रुपये कुंटल है, तो आप ये मान के जाइए कि एक गाय को कम से कम 25 किलो भूसा चाहिए। तो कैसे एक दिन में 25 किलो भूसा आराम से गाय खाती है, तो कैसे 20 रुपये में पूरा हो पाएगा? कलियासोत, भोपाल का तीसरा कोना। यह नंदिनी गौशाला में 75 से अधिक गौवंश हैं। संचालक ने हमें फ़ोन पर बताया कि आखिरी दफ़े अगस्त में अनुदान मिला था, उसके बाद से अभी तक कुछ भी नहीं। मध्य प्रदेश में 2 तरह की गौशालाएं हैं। 618 गौशालाएं निजी संस्थाओं की मान्यता प्राप्त, जिसमें लगभग 1.5 लाख गौवंश हैं। मनरेगा के फंड से सरकारी ज़मीन पर बनी 1800 गौशालाएं, जिनमें 2,80,000 से ज़्यादा गौवंश हैं। सरकारी दावा है कि 4 लाख से ज़्यादा गौवंश के लिए हर दिन वो 20 रुपये का बजट देती है। गौशाला संचालक कहते हैं 20 रुपये कम है। ये भी शिकायत है कि महीनों से पैसे नहीं आए। मंत्री जी का दावा है कि 31 दिसंबर तक का सारा बकाया दे दिया है। अभी 31 दिसंबर तक का पैसा सारी जगह पहुंच गया, और जो 20 रुपये, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत कम है। आज ही मेरा अगर भाषण आपने सुना हो तो मैंने उसमें कहा है कि उसको बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए, मंत्री जी ने भी सड़क पर आवारा पशुओं की बात स्वीकारी, तो एक और आंकड़ा हम बता देते हैं। नवंबर 2015 और नवंबर 2022 के बीच सड़क पर मवेशियों को लेकर डायल 100 में कुल 45,825 कॉल आए, यानी औसतन हर दिन 18 कॉल। 7 साल में सबसे ज़्यादा कॉल 14,470 फ़ोन पर आई, वो गाय के मौत से जुड़ी हुई, और 12,900 फ़ोन पर बीमार और सड़क पर पड़े मवेशियों की। आंकड़े, मंत्री जी और गौशाला संचालक सब में एक बात आम थी, गाय के नाम पर हंगामा मचाने वाले लोग गाय की मदद या सेवा के लिए आगे नहीं आते। गौभक्त से मुलाकात हरिशंकर परसाई जी का एक मशहूर व्यंग है। उसमें स्वामी जी से सवाल पूछा जाता है कि स्वामी जी, दूसरे देश में लोग गायों को बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं और वो खूब दूध देती है, तो स्वामी जी जवाब देते हैं, बच्चा दूसरे देश की बात छोड़ो, हम उनसे बहुत ऊंचे हैं। देवता सिर्फ इसलिए हमारे यहाँ अवतार लेते हैं। दूसरे देश में गाय दूध के लिए उपयोग की जाती है, हमारे वहाँ दंगा कराने के लिए, आंदोलन कराने के लिए होती है। हमारी गाय और गायों से भिन्न है। वो भिन्नता कम से कम यहाँ तो दिख रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं जिसमें सरकारी उदासीनता की वजह से लगता है हालात कुछ ऐसे ही हैं। भोपाल से अपने कैमरे सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। तो दक्षिण भारत को छोड़ दें तो देश के उत्तर और पूर्वी हिस्से में लगभग हर राज्य में गाय को लेकर कोई ना कोई सरकारी योजना है। चुनाव आते ही ऐलान होते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में बेजुबान पर चुनाव के बाद कोई नहीं बोलता। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं, हमें जरूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स NDTV इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। नमस्कार।